एंड व्यूअर्स, एसआर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में बताए थे कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर से अगर करंट पास करे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। आज बताएंगे कि कोई सर्कुलर वायर हो और उससे करंट फ्लो करे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसको चलिए देखते हैं। ये कोई अरेंजमेंट है, एक कार्डबोर्ड है हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है जिसमें दो छेद किया हुआ है, एक यहाँ और यहाँ। उससे एक वायर को, कॉपर वायर को बेंड करके इससे घुसाते हुए सर्कुलर बना लिए हैं और उसके इंड से इस तरह से सीरीज में बैटरी और रेहोस्टेट और की को अरेंज कर दिए हैं। समझ गए मैं? तो इसके ऊपर, इसको स्टार्ट करने के पूर्व एक कागज़, वाइट पेपर लगा देते हैं कार्डबोर्ड के ऊपर और उस पर यूनिफॉर्मली आयरन फिलिंग को स्प्रे कर देते हैं। आयरन फिलिंग को, आयरन का बुरादा को। जब की लगाते हैं तो देखते हैं, और उसके की लगाने के बाद थोड़ा हल्का हल्का टेप करते हैं तो ये जो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में आयरन फिलिंग सेट हो जाता है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में बहुत से सारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो जाते हैं। तो इसका तो प्रमाण हो गया है, क्योंकि आयरन फॉयल जो है, आयरन फिलिंग जो है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल हुआ। इसका मतलब यह ज़रूर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है। और अब ये देखिए, इसे देखिए, थंब रूल से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। ऐसे ये करंट कहाँ जाएगा? ऐसे जा रहा है। तो जब हम ऐसे लेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा और यहाँ से करंट आ रहा है तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो रहा है? ऐसे जा रहा है, अंदर जा रहा है। यानी सभी जो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रहा है और अंदर घुस रहा है, इधर से आ रहा है, अंदर घुस रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है, इधर से भी ऐसे आ रहा है, अंदर घुस रहा है। ये माने ये वर्टिकल है तो ये यूँ जाएगा। तो ये इसके प्लेन के जो ये सभी जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, सभी जो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा। हर पॉइंट का जब लेंगे, हर पॉइंट का जब लेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड, हर पॉइंट पर करंट पास कर रहा है तो हर पॉइंट का कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा। तो जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तो इसका क्या होगा? रेडियस बढ़ते जाएगा। रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा? कर्वेचर जो है स्ट्रेट लाइन की तरफ बिहेव करने लगेगा, यूँ स्ट्रेट लाइन की तरफ बिहेव करेगा। तो जितने पॉइंट्स का कॉन्सेंट्रिक सर्किल मैग्नेटिक फील्ड का बनेगा वो सभी जो है यहाँ के कंबाइन हो जाएगा और सबका डायरेक्शन क्या होगा? यही इनटू द प्लेन इसका हो जाएगा। ये खड़ा है इसलिए, चूँकि इस पर लिए है तो सब अंदर जाने लगेगा। तो सभी मिलके क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म हो जाता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर होता है और वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकली भी देखिएगा तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाता है। ये कॉइल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसके प्लेन का परपेंडिकुलर हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली चेक करिएगा तो हो जाएगा। यहाँ टेंजेंट लीजिएगा, यहाँ लीजिएगा तो ये जाएगा, यहाँ सर्किल बनेगा तो यहाँ ये भी टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट होगा, तो उसके कारण सब परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यही होता है। चलो, तो अब देखिए, यही ऐसे है, इसको इस तरह दिखा रहे हैं। कोई कॉइल है तो यहाँ से क्या रहा है? अगर ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट का ये हो जा रहा है और ये ऐसे निकल रहा है, ऐसे करंट जा रहा है तो क्या होगा? सभी ये हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा, सब ऐसे जाएगा, इधर से भी ऐसे जाएगा। तो क्या देख रहे हैं? अब बीच से जो होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सब कंबाइन हो जाएगा। तो जब करंट यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ से करंट क्या जा रहा है? क्लॉकवाइज। जब फेसिंग हम देखते हैं, फेसिंग रूल, सामने जब देखते हैं तो हमको क्या लग रहा है? करंट यहाँ क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इधर से एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन अंदर घुसता हुआ है। यानी अगर बार मैग्नेट की तरफ से देखें, बार मैग्नेट में क्या होता है? ये एन होता है और ये एस होता है। तो यहाँ से क्या होता है? बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और एस में घुसता है, यहाँ से निकलता है, एस में घुसता है, इधर से निकलता है, एस में घुसता है, यही होता है। यूँ निकलता है, ये घुसता है सब। तो यहाँ भी वही हो रहा है, इस तरफ से घुस रहा है। यानी ये कैसे बिहेव करेगा? इसको एस पोल कह सकते हैं। एस जब यहाँ क्लॉकवाइज होगा, करंट फ्लो होगा तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी अंदर घुसता हुआ होगा, तो इसको एस कह सकते हैं। उधर से जब हम देखेंगे, उधर से देखेंगे कि जो चीज़ इधर से हमको लग रहा है
कि क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो उधर से मेरे लिए क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब ऐसे आएंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जब होगा तो ये एन हो जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये इसका ये कैसे लगेगा, ये क्लॉकवाइज लगेगा। जो ये हमको इधर से एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो यहाँ करंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, उधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा मेरे लिए, है ना। इधर से क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पर क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हो जाएगा उधर से एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो यानी एस इधर बनेगा तो एन इधर, इधर से घुसेगा तो एस बनेगा। तो इसका यही है, थंब रूल से देख लीजिए, थंब रूल से कैसे करंट जा रहा है ऐसे देख लीजिए। नहीं तो और एक भी रूल है, इस पर अगर दिक्कत हो तो इस पर यूँ रखिए, यूँ, और इसको कर्ल करिए तो फिंगर बताएगा कहाँ जा रहा है। ऐसे इसके अलाउंग कर्ल कीजिए तो ये जो फिंगर का डायरेक्शन जो है ये बताएगा कि इनटू किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी तरीका है कि मैग्नेटिक, जैसे ही इसको ले रहे हैं तो इसको ले रहे हैं तो ये क्या हो, इसके अलावा हम चलेंगे ऐसे फिंगर को कर्ल करेंगे तो ये बताएगा कि अंदर जा रहा है। चलिए उसको एक ही जानिए, वो स्क्रू रूल से भी देख सकते हैं कि कैसे घूम रहा है। तो क्या होगा, अगर ऐसे घुमाएंगे ये क्लॉकवाइज, ये ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, अंदर घुसेगा ये अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको ये क्या होगा, अंदर घुसने लगेगा, तो यानी अंदर जाएगा। तो इस साइड क्या हो गया, एस बना। जिस साइड से अंदर जाता हुआ लगे उधर एस बनेगा, जिस साइड से बाहर आता हुआ लगे उधर एन बनेगा। यानी जब करंट क्लॉकवाइज जिस अगर घूम रहा है, अगर हम सामने से देखेंगे और करंट लगे क्लॉकवाइज जा रहा है तो वहाँ पर बनेगा, ये बनेगा एस बनेगा। और जिस साइड से लगे कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, करंट हो रहा है, तो वहाँ पर बनेगा एन। यही याद रखना है, और नहीं तो थंब रूल से चेक कर लीजिए। चलिए देखिए अब सोलेनॉइड का क्या होता है। अब एन टर्न कॉइल को, इंसुलेटेड वायर का कॉइल का एन टर्न ले लें और उसको इस तरफ बना के सिलेंड्रिकल टाइप बना लें। सिलेंडर के इंसुलेटेड लेंगे कॉपर वायर, उसका एन टर्न बनाएंगे कॉइल। एन टर्न का इस तरह से रैप करके अगर बना लें सिलेंडर की तरह और उसको बैटरी से जोड़ देंगे यहाँ से, तो ये सोलेनॉइड जो है एक बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगता है। क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए, इसको यहाँ से बैटरी से जोड़ दिए और यहाँ रेस्टेट है, तो यहाँ करंट ऐसे जाता है। तो यहाँ से जब करंट जाता है यूँ, तो ये जब करंट जाता है ये, तो ये क्या हो जाता है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जाता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया है, ये जाएगा इस तरफ अंदर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर एन बन जाता है और इधर एस बन जाता है। समझ गए ना। तो ये इस तरह से लूप बनाता है और इनसाइड वाला एक पैरेलल लाइन हो जाता है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो इसको अगर बार मैग्नेट से रिजेंबल करता है, बार मैग्नेट से मिलने लगता है, यानी इधर क्या हो गया, एस बन गया और इसका एन बन गया। तो इधर क्लॉकवाइज हुआ तो इस सब एंट्री कर रहा है इधर से मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एस बन गया और इधर बन गया एन बन गया, इधर से निकल रहा है। तो ये क्या है, एक बार मैग्नेट बन जाता है। इसका यूज क्या होता है कि इसके अंदर सॉफ्ट आयरन वायर अगर घुसा देंगे, सॉफ्ट आयरन वायर बार घुसा दें तो वो बन जाता है, मैग्नेट बन जाएगा। अगर इसको कनेक्ट करें, जैसे उसको हटाएंगे तो उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है। जब तक ये करंट से जुड़ा रहता है, ये बैटरी से जुड़ा रहा है, ये करंट फ्लो होते रहे, तब तक वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। जो ही हटाएंगे वो मैग्नेटिज्म उसका ख़त्म होता है। ऐसे मैग्नेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका क्या बुलेट ट्रेन में ये सब का यूज होता है, इस सब का जो क्रेन बोले थे उस सब में यूज होता है, उठाने वाला। तो यही हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, इसका जो होता है, इसका क्या हो जाएगा, बी। इसका अगर एक टन का बी अगर है मैग्नेटिक फील्ड, तो एन का क्या होगा, एन इंटू बी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। सभी यानी जितना लाइन्स सब मिल जाएगा तो नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ जाएगा, तो ए हो जाएगा एन इंटू बी, इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर। तो एक का बी है तो समूचे कॉइल का क्या होगा, एन इंटू बी हो जाएगा। वेरी टाइटली जो सोलेनॉइड बहुत टाइट कसा हुआ टर्न रहता है सोलेनॉइड का, तो उसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड
यूनिफॉर्म होता है, और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। और सोलेनॉइड का लेंथ जो होता है उसके रेडियस के कंपैरिजन में लार्ज होता है। ये जान गए। चलिए, कल ये देखिए, कोई लूप हो, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि नहीं बताए थे, ये कोई लूप हो तो उसका बी क्या होता है। लूप से करंट आई फ्लो कर रहा हो, ये सर्कुलर लूप है जिससे आई करंट फ्लो करता है, उसका बी होता है μ0I/2R। आर क्या है? रेडियस है, 2R। आर हो गया रेडियस, आर हो गया रेडियस, रेडियस इन मीटर। आई हो गया करंट, एम्पियर। करंट एम्पियर में हुआ। अब μ0 हो गया परमिएबिलिटी, वैक्यूम। रेडियो वैक्यूम, वैक्यूम। ये होता है 4π10⁻⁻⁷। ये होता है Tm/A−1। टी हो गया टेस्ला मीटर और एम्पियर इनवर्स। अब बी हो गया आपको टेस्ला में, बी हो गया टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। ये सब 12th में पढ़िएगा। मैग्नेटिक फील्ड है, ये टेस्ला होता है इसका यूनिट। ये बता दिए कि चलिए यही हो गया। एक कोई सिंगल लूप हो या सर्कुलर लूप हो जिससे करंट पास कर रहा आई, उसका रेडियस आर होता है, उसका ही बी होता है। उसी तरह सोलेनॉइड का होता है, सोलेनॉइड का होता है बी बराबर होता है μ0NI। और बाकी सब तो आई μ0 तो जान गए। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर लेंथ, या यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ। अब बी हो गया वही, या पर मीटर लेंथ इसको कह सकते हैं। अब बता रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स on a current carrying conductor। इसका मोटर में यूज होगा, कंडक्टर या वायर, कंडक्टर ओब्लिक वायर लिख देते हैं। देखिए कोई वायर हो, ये वायर है, इससे करंट फ्लो कर रहा आई, इसका लंबाई लेंथ एल है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इनसाइड द प्लेन है, यूँ है। मैंने प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और ये इस प्लेन में है, तो समझ गए। तो इसका एफ जो होता है, एक्चुअली वेक्टर में होता है ये एफ जो होता है ना, ये वेक्टर चीज़ है। तो वेक्टर तो आप लोग पढ़े नहीं हैं। तो ये होता है आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। हम वेक्टर को नहीं लिखते हैं, सीधे लिख देते हैं आपको मैग्नीट्यूड, आई एल बी। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है साइन थीटा, यही होता है इसका, समझ गए ना। तो ये होता है, यही इसका वैल्यू होता है, जिसमें एल आई एम्पियर में लेंथ मीटर में होता है, और बी तो जानते हैं, आई हो गया आपको
एम्पियर, एम्पियर, एल हो गया मीटर, बी हो गया टेस्ला, बी टेस्ला, और थीटा हो गया एंगल इसके और इसके बीच में, बी हो गया, आई हो गया, एल हो गया, थीटा हो गया एंगल बिटवीन एल एंड बी, एल एंड बी या आई एंड बी, एल और बी के बीच का है, तो लेंथ और बी के बीच का। तो जैसे ये है ऐसे, और ये दिखा रहे हैं कि वर्टिकल ऐसे जा रहा है, ये यूँ है, ये यानी इसके बीच में क्या हो गया, ये इस प्लेन में और 90, तो इसके बीच में क्या हो गया है, एल और बी के बीच में हो गया, ये बी इधर हो गया, एल हो गया इधर, तो ये हो गया 90 डिग्री, समझ गए ना। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एफ बराबर, उसको मोटर में बताएंगे इसलिए बता दिए। तो आई एल बी ये sin 90 होगा मैक्सिमम, ये मैक्स हो गया। तो ये आई एल बी हो जाएगा, 1 हो गया इसका वैल्यू। अब मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम आई एल बी sin 0 यानी 0 होगा, यानी करंट जिधर जा रहा हो और उधर ही बी हो, यानी आई के डायरेक्शन में या एल के डायरेक्शन, एल को वेक्टर में लिए हैं, बी भी उधर हो, तो ये क्या हो गया, फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतना याद रखिए। थीटा तो एंगल समझ गए, एंगल हो गया आई या एल और बी के बीच का एंगल हो गया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये तो फोर्स पर इसका डायरेक्शन होता है। तो लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स ने बताया रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोला जाता है इसको। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में कहता है कि ये 4 फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब को अगर इस परपेंडिकुलरली तीनों एक परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें और ये 4 फिंगर डायरेक्शन बतावे मैग्नेटिक फील्ड का, बीट ये डायरेक्शन बता मिडिल फिंगर करंट का, तो थंब जो बताएगा ये फोर्स जो कंडक्टर पर लगेगा उसी को बताएगा। समझ गए ना। फ्लेमिंग समझ जाइए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि ये तीनों फिंगर को 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच अगर करें, इस तरह स्ट्रेच करें कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो बी अगर इसको बताए, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी बताए और ये करंट को डायरेक्शन को बताए, तो थंब जो बताएगा उस पर फोर्स को बताएगा। समझ गए। तो इसी को लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड रूल लिख दिए हैं। द 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड आर stretched in such a way that they are mutually perpendicular to each other. If central finger shows the direction of current, and 4 finger shows the direction of magnetic field, then thumb will give the direction of magnetic force. देखिए यहाँ ये B जो अगर है 4 फिंगर शो करता है B को, अगर करता हो, और I को करता हो सेंट्रल फिंगर, तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर जो होगा थंब होगा या अंगूठा जो होगा वो शो करेगा मैग्नेटिक फोर्स को, जो अभी बताए। ये देखिए यही बताइए, ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये हो गया 4 फिंगर, ये अगर शो करेगा बी को मैग्नेटिक फील्ड को, और ये शो करेगा करंट को, और तो थंब शो करेगा फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स को। यही मैग्नेटिक फोर्स, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये इस पर परपेंडिकुलर, ये दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर में यही होता है। ए क्रॉस बी अगर लिखते हैं, ए क्रॉस बी लिखते हैं तो यही होता है। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, इसका जो रिजल्टेंट होता है वो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। यही कहता है फ्लेमिंग रूल। फ्लेमिंग रूल कहता है कि अगर डायरेक्शन 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रेच करें
और इसको करें इधर से, और ये तो ये तीनों पर पहले तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ये तीनों फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, ये डायरेक्शन को बताए, और ये बताए करंट के डायरेक्शन को, तो ये थंब जो बताएगा, जो फोर्स रहेगा वो मैंने क्या कहते हैं लेंथ पर जिससे करंट पास कर रहा है, तो उसी को बताता है। तो ये प्रॉब्लम बनाएंगे, और ये एक एक्सपेरिमेंट से भी बताएंगे कि एक चुंबक को लटका देंगे, चुंबक से करंट, चुंबक परपेंडिकुलर नॉर्थ पोल नीचे रहेगा, साउथ पोल ऊपर रहेगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगा, और एक एल्युमिनियम का वायर लटकाएंगे जो तिरछा रहेगा, उसके बीच से पास करेगा, करंट पास करेगा, तो उसको दिखाएंगे थंब रूल से कि उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो ही उसका बनाते हैं पिक्चर, तो दिखाते हैं। चलो, ये एक्सपेरिमेंट का ये फिगर बना हुआ है। एक मैग्नेट है, इस तरह का नाल मैग्नेट है, घोड़ा का नाल का ये मैग्नेट इस तरह का है, इसको रख दिया गया है, और उसके बीच से एक एल्युमिनियम 5 सेंटीमीटर लंबा रॉड को पास कराया है, और उसको दोनों एंड से वायर से जोड़ते हुए बैटरी से जोड़ दिया है, बैटरी और की से जोड़ दिया है। जब की इसमें डालते हैं तो करंट फ्लो होता है, क्योंकि प्लस साइड इधर है तो करंट ये हो जाता है, और ये करंट ऐसे जाता है, और ये करंट ऐसे जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल ऊपर है, और ये वर्टिकली है, इस तरह रखा हुआ है, वर्टिकली इस तरह, और इसके बीच से ये पास कर रहा है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या नॉर्थ से साउथ जा रहा है, यहाँ नॉर्थ से साउथ जा रहा है वर्टिकल, और ये इंक्लाइंड आ रहा है, ये करंट देख रहे हैं ना, करंट ये आ रहा है इंक्लाइंड, तो इसके बीच में एंगल बन रहा है। अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा बनेगा, ये थीटा लिया जाता है वेक्टर में, तो ये बन रहा है। तो इसके कारण क्या फोर्स लगेगा, ये देखिए, तो ये लेफ़्ट साइड में ये दिखता है कि लेफ़्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये जो है ना लेफ़्ट साइड डिफ्लेक्ट होता है। तो अब थंब रूल लगाइए, तो ये थंब रूल लगाएंगे तो बी किधर है, बी का डायरेक्शन वर्टिकल है, तो बी हो गया वर्टिकल, और करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट के यूँ है, देखिए ये बी हो गया वर्टिकल, और ये हो गया इधर, तो फोर्स क्या लगा, इस साइड में लगा, लेफ़्ट साइड में, तो ये लेफ़्ट साइड चला गया। ये लगाते हैं फ्लेमिंग्स, ये लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब लगाते हैं तो करंट का ये देखिए बी का डायरेक्शन क्या है, ये वर्टिकल है, यूँ है, और ये एंगल बना कर रहा है, तो ये एंगल पर है, तो एंगल बना रहा है, तो इस पर क्या हो, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर होता है ये, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा, ये बताया नहीं, एफ बराबर बताया ना आई एल क्रॉस बी होता है, यानी ये जो है इसके परपेंडिकुलर जो है वेक्टर जो ये निकलता है एफ जो होता है इन दोनों का परपेंडिकुलर होता है। तो इसका परपेंडिकुलर, चूँकि ये 30 डिग्री दिया है, इसलिए ये थंब रूल से इसको दिखना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये वेक्टर रूल से अगर देखेंगे तो वेक्टर रूल से देखेंगे तो स्क्रू अगर ड्राइव करेंगे, आई से चलेंगे हम इसके तरफ, क्या चलेंगे, आई से जाएंगे किसके तरफ, इसके तरफ, ये बी के तरफ, तो आई से चूँकि वर्टिकल ये है और आई यूँ है, तो आई से जब बी के तरफ जाएंगे तो क्या हो जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्या हो गया, ये जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये पेन से समझिए, ये पेन से समझिए, ये वेक्टर में यही होता है आई एल, जब आई से बी के तरफ जाना है तो ये हम जा रहे हैं आई से बी के तरफ, तो आई इधर है, ये बी ऊपर है, तो आई अगर बी जा रहे हैं तो आई से बी के तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो है ये ऐसे जाएगा, ये इस तरह जाएगा, तो इसका ये होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, इन टू द प्लेन होगा। ये वेक्टर रूल जानते हैं तो ठीक है। यहाँ से आई से बी के तरफ चलेंगे, आई से बी के तरफ चलेंगे, तो इस पर जो परपेंडिकुलर स्क्रू किधर खुलेगा, उधर खुलेगा। ये क्लॉकवाइज जब चलेंगे, ये क्या है, आई टू बी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो ये होगा, ये होगा, ये जा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये होगा, तो ये किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो ये इस तरफ लगेगा, तो वही वो लेफ्ट जो है उधर डिस्प्लेस हो जाता है। अब समझे कि नहीं, वेक्टर में क्या होता है, आई क्रॉस एल भी यही होता है,
क्योंकि ये थंब रूल से 90 डिग्री में दिखा रहा है, 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल नहीं बन रहा है, आई और बी के बीच नहीं बन रहा है। तो ये इससे आप लीजिए, ये इससे स्क्रू रूल से, तो स्क्रू ले लिए। अब इसको अब हम इधर घुमाए, किधर घुमाए, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, आई से बी जा रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो ये अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा तो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर इधर लगेगा, तो वही वो लेफ्ट चला जाता है। तो इसी को जब रिवर्स कर दिया जाता है, करंट को, बैटरी को उलट दिया जाता है, तो करंट क्या होगा, अब करंट जाएगा इधर से, इस साइड से जाएगा। बैटरी के पोल को चेंज कर देते हैं, तो पोल को जब चेंज करते हैं तो बैटरी क्या हो गया, अब ये ऐसे जाने लगेगा, ये करंट ऐसे जाएगा। तो करंट का जब डायरेक्शन जब चेंज करते हैं तो अब क्या हो जाता है, करंट के डायरेक्शन को जब चेंज कर दीजिएगा तो इस केस में हो जाता है, ये बी अपवर्ड लग रहा है और आई हो जाएगा इस तरह से होगा। तो अब ये आई हो गया, तो अब आई इधर जाइएगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या फोर्स किधर लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इधर लगेगा, तो ये बाहर खुलने लगेगा, तो फोर्स क्या लगेगा इस प्लेन के आउटवर्ड। तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट में दिखता है कि राइट साइड आएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि आई पर डिपेंड करता है फोर्स, आई के डायरेक्शन पर डिपेंड किया। ये देखिए, तो आई को बढ़ा के भी चेक की, ये तो दिखाया नहीं है, लेकिन खैर ये हम आई को अगर बढ़ा देंगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, उससे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो उसे पकड़ा जाएगा। उसी तरह इसको देखा गया पोल को चेंज करके, ये नॉर्थ नीचे था और साउथ ऊपर, अब क्या किया, चेंज कर दिया पोल को, नॉर्थ ऊपर किया और साउथ नीचे किया, तो अब क्या हो गया, ये इस तरह लगेगा मैग्नेटिक फील्ड, और करंट पहले डायरेक्शन से, फिर देखा कि रिवर्स हो गया, पोल को चेंज किया, तो अब क्या देखा है, अगर यही स्थिति बैटरी का है जो अभी बदलने के बाद रखे हैं, तो फिर उधर चल जाने लगेगा, फिर इनटू जो प्लेन जाएगा, समझ गए ना। तो ये यानी ये चेंज हो गया, अब यही चेंज हो गया, ये ऐसा है, अब ये हो गया, ये करंट ये जाने लगा, और अब ये पोल लग रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगेगा, तो आई और बी ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हुआ, तो अब किधर खुलेगा, तो ये सब चेक किया गया इसको, तो देखा गया कि नहीं, ये चीज़ जो बताया गया ये सही है, समझ गए। ये मैंने ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं दिया है एक्सपेरिमेंट में, यही दिखाया कि पोल चेंज करने से, करंट के डायरेक्शन चेंज करने से क्या प्रभाव पड़ा एफ का। पहला डायरेक्शन चेंज किया तो पहले लेफ़्ट जाता था, तो लेफ़्ट गया, तो लेफ़्ट तो ठीक चेक किए कि ऐसे आया तो लेफ़्ट गया, फिर जब करंट को चेंज किया तो राइट गया, वो भी ठीक है। अब उसके बाद पोल को भी चेंज करके देखा, तो देखता है, ऑब्जर्व करता है कि ये चेंज हो जाता है, पोल चेंज करने से वो भी चेंज होता है, समझ गए ना। उसी तरह पोल का मैं स्ट्रेंथ बढ़ा के भी चेक किया गया होगा, ये एक्सपेरिमेंट में नहीं बताया है। तो पोल का स्ट्रेंथ अगर बढ़ाएंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। ये बी, चूँकि आई एल बी पर एफ जो है डिपेंड करता है आई एल बी पर, तो अगर बी बढ़ाएंगे तो एफ बढ़ेगा, आई बढ़ाएंगे तो एफ बढ़ेगा, यही तो फार्मूला है। ये साइन थीटा है, अगर एंगल चेंज किए तो वो भी बढ़ेगा। तो अगर इसको, इसी को अगर यहाँ पर इसको, ये इंक्लाइंड है, इसको अगर ये कर दिया जाए ऐसे, तो क्या हो गया, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। उस केस में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर यही चीज़ अरेंजमेंट रखें और इसको यहाँ से वायर जोड़ा, इसको इस तरह कर दें, तो अब क्या हो गया, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो पहले जो डिस्प्लेस हुआ इस स्थिति में जो करंट जा रहा है, तो उससे ज़्यादा डिस्प्लेस होगा। ये जीरो पर पहले है, उसका फिर इसका क्या है, वेलोसिटी जीरो है, तो ये इस केस में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ज़्यादा लगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा हुआ, तो इसका फोर्स का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। ये थीटा चेंज करके भी चेक कर सकते हैं, आप समझे कि यहाँ पहले थीटा पर है, तो थीटा पर है तो ये वैल्यू आएगा, आई एल बी साइन थीटा आएगा, आई एल बी साइन थीटा आएगा। अगर यही थीटा को हॉरिजॉन्टल कर देंगे तब क्या होगा, थीटा के मैक्सिमम आई एल बी होगा, एफ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो थीटा अगर चेंज कर देते हैं तो ये भी, इसका डिस्प्लेसमेंट जो इस केस में हुआ थीटा पर, इसमें ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट। ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होना मतलब क्या हुआ, जीरो वेलोसिटी था इसका, पहले क्या स्थिर था, तो इस पर एक्सेलरेशन लगा ज़्यादा, तो जिसके कारण फोर्स ज़्यादा लगा, समझ गए ना। तो ये यही चीज़ इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया है।
ये तो हम अपने मन से ये बताया, ये हालांकि सेबल बोलता है एक्सपेरिमेंट में कि उसका चेंज करके डायरेक्शन भी चेंज करके देख लिया गया कि फोर्स मैक्सिमम बढ़ता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया है सीबीएसई बोर्ड में, उसमें क्या दिया गया कि 2 मैग्नेट का यूज किया है। फर्स्ट मैग्नेट से यूज किया तो उससे डिस्प्लेसमेंट देखा, मैंने बी का वैल्यू बढ़ाया, और उसके बाद 2 मैग्नेट को, 2 डिफरेंट मैग्नेट है, 2 डिफरेंट इंटेंसिटी का मैग्नेट है, तो एक का इंटेंसिटी कम है, एक का ज़्यादा है, तो एक का इंटेंसिटी से देखा कि कितना डिफ्लेक्शन आया, कितना डिस्प्लेस हुआ। दूसरे के दोनों को कंबाइन जोड़ के देखा तो उससे ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ। यानी क्या हुआ, ये बी बढ़ा तो एफ बढ़ गया। यही उसमें कहता है दिखाने के लिए, यही एक्सप्लेन करना था उसमें। सिंगल मैग्नेट से का जब मैग्नेटिक फील्ड बना, उसका उतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा जितना कि दोनों कंबाइन करेंगे। दोनों डिफरेंट इंटेंसिटी का था, तो दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो एक लो इंटेंसिटी से था, तो लो इंटेंसिटी वाले मैग्नेट से पहले जब चेक किया तो डिस्प्लेस कम हुआ। दूसरा को जब कंबाइन से किया तो ज़्यादा हुआ, तो उससे साबित हो गया कि एफ जो है प्रोपोर्शनल टू बी है, बी के मैग्नीट्यूड पर है। आप समझे कि यही क्वेश्चन पूछा है कि इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसका यही जवाब है कि पहला जब इंटेंसिटी कम था तो बी का वैल्यू कम था, तो बी का वैल्यू कम था तो डिस्प्लेस कम हुआ, या डिस्प्लेस कम हुआ तो जब उसका ओरिजिनल वेलोसिटी अस्थिरता 0 था तो एक्सरे ज़्यादा किया, इससे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ, इसलिए फोर्स लगा। पहले जो कम लगा, बाद में जब कंबाइन किए तो ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ, ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ तो ज़्यादा उस पर एक्सेलेरेशन लगा, फोर्स 0 से चला तो ज़्यादा फोर्स लगा, जिसके कारण ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसलिए फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू बी, यही पूछा है क्वेश्चन में सीबीएसई को, इसका यही जवाब है। एक चीज़ नया चीज़ बता रहे हैं जो 12th में आपको पढ़ना है, लेकिन मोटर का हम देंगे तो मोटर में समझने के लिए कि कोई भी ये चीज़, मानिए ये रॉड है, इस पर एक फोर्स अगर लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर समझ गए ना, और इधर यहाँ पर लगा हुआ 10 न्यूटन, क्या होगा, नेट फोर्स क्या है, 0 है। इस पर लगा एक रॉड है जिस पर एक 10 टन का लग रहा है, 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो ये क्या है, इसका नेट फोर्स क्या हुआ, 0 हुआ। एक इधर गया, 0 हुआ नेट फोर्स, न्यूटन लॉ से 0 हो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, 0 होगा, लेकिन क्या होगा, टॉर्क होगा। टॉर्क होना मतलब क्या, रोटेट करेगा, समझ गए। तो इसको बोलते हैं कपुल, समझ गए। तो ये यही चीज़ का यूज करेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालिए ये बताते हैं आपको। तो देखिए यही चीज़ है, ये चीज़ है, एक हम इधर फोर्स लगाता है, एक इधर लगा रहा है, तो ये देख रहे हैं, एक इधर लगा रहा है, एक इधर भी लगा है, तो ये क्या कर रहा है, रोटेट कर नाच रहा है। तो यही कपुल का है। तो उसमें मोटर में जो है उसमें रोटेशन का केस है, उसका प्रिंसिपल भी इसी बेस पर है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं कोई किसी कॉइल को, तो अभी बताएं, तो कॉइल को रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। फोर्स लगने से क्या होता है, एक साइड में इधर जितना लगता है उधर दूसरे तरफ भी उतना ही लगता है, जिसके कारण क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ना होकर केवल रोटेशन होता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, नहीं हो रहा है, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। तो ये रॉड क्या है, डिस्प्लेस नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन नाचेगा, रोटेट करेगा। ये क्या कहें, इसको बोलते हैं टॉर्क, इसको बोलते हैं टॉर्क। अगर सेम हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर एक रहता, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहता तो रोटेशन नहीं होता। जैसे ये है 10 न्यूटन का इधर लगाते और 10 न्यूटन का इसी जगह लगता तो कोई रोटेशन नहीं होता, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन 2 डिफरेंट जगह है, जिसके कारण रोटेशन होगा। जैसे इसी में देखिए ऐसे है, एक यहाँ लगावें और एक यहाँ लगाएं तब भी होगा, रोटेशन होगा। एक यहाँ लगावें और एक यहाँ लगाएं तब भी रोटेशन। लेकिन यही चीज़ को हम एक इधर लगावें, इधर लगावें तो कुछ होगा, एक ऊपर से भी लगावें, एक नीचे से, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो ये केस आता है, ये समझना है। क्योंकि उसमें क्या होगा, मोटर में कॉइल में एक तरफ फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, एक तरफ अपवर्ड, ये कॉइल रहेगा, तो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, IBL रहेगा, IBL रहता है। ये कैसे होगा बताएंगे अभी। ये मैक्सिमम रहता है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता है और ये करंट ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री होता है, तो ये IBL हो जाता है, जिसके कारण एक फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, एक अपवर्ड लगेगा, तो जिसके कारण टॉर्क डेवलप होगा, यानी कपुल बनेगा। कपुल क्या, दोनों अगर फोर्स बराबर हो तो उसको बोलते हैं कपुल, समझ गए ना।
तो वे का इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, फोर्स गुना डिफरेंस, ये डिस्टेंस होता है। जैसे ये कोई ये चीज़ हो राउंड, इस पर एफ अगर फोर्स इधर लगाए और एक एफ इधर लगाएं और एफ इधर लगाएं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ इंटू एल। एल क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, एफ इंटू एल। तो यही होता है टॉर्क, और यही टॉर्क मतलब हो गया, टाउ से डिनोट किया जाता है टॉर्क। तो ये चीज़ आपको मोटर के केस में बताएंगे, अभी वो भी डील करेंगे। तो ये इसलिए हम बताएं, अगर मान लीजिए यही एफ ऐसे लगे, मान लीजिए एक रॉड ऐसे है, एक लगे ऐसे फोर्स और एक ऐसे लगे, इस तरह दोनों का फोर्स का वैल्यू मान लीजिए सेम है, तो कैसे निकलिएगा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पर एक परपेंडिकुलर डालिएगा और ये डिस्टेंस निकालिए। अगर थीटा पता होगा या ये पता होगा तो इससे ये वैल्यू निकाल लीजिएगा, और एफ इंटू ये एल जो होगा, ये डिस्टेंस एल कॉस थीटा आएगा, तो एल कॉस थीटा लीजिए। ये लंबाई पता होगा तो ये अगर एल होगा तो एल कॉस थीटा हो जाएगा, तो इससे हम निकालिएगा टॉर्क। तो इसलिए बता दी टॉर्क मोटर पढ़ाने के पहले। तो टॉर्क समझिए, कपुल अगर दो फोर्स दो डिफरेंट पोजीशन पर लगता हो किसी एक बॉडी पर और डिफरेंट डायरेक्शन में लगता हो, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में लगता हो, डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक जगह नहीं हो, तो क्या करेगा, ट्रांसलेट न करके इसको आगे डिस्प्लेस न करके उसको रोटेट करेगा, और उसका वैल्यू क्या होता है, एफ इंटू एल। एल क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस। तो यहाँ एफ लगेगा, तो ये चीज़ हम मोटर में बताएंगे, इसलिए हम बता दिए। देखिए डीसी मोटर का स्कीमेटिक डायग्राम है, ये देख इंटरनल डायग्राम है कैसे ये फंक्शन करता है। तो इसमें क्या है, ए बी सी डी जो है ये आर्मेचर का कॉइल है, ए बी सी डी जो देखिए ये वायर का ये रहता है, कॉइल आर्मेचर पर लपेटा रहता है, ये रहता है, ये रहता है, इस पर इस तरह लपेटा रहता है आर्मेचर पर, इस तरह बाइंडिंग किया रहता है। तो आर्मेचर का कॉइल है ए बी सी डी, और ये क्या है, ये कम्यूटेटर बोलते हैं, स्प्लिटेड रिंग रहता है, ये इससे अटैच रहता है वायर से, इस वायर से ये इसके साथ जुटा रहता है, ये दोनों अलग से अलग रहता है, समझ गए ना। ये इससे बनाया गया है कि अगर रोटेशन होगा तो दोनों वायर जो उलझ जाएगा इससे। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि करंट के डायरेक्शन को हाफ रोटेशन के बाद चेंज कर देता है। हाफ रोटेशन देखिएगा क्या ज़रूरत है हाफ रोटेशन में, जब आधा रोटेशन होता है, ये जब हाफ रोटेशन होकर ये चीज़ इधर आ जाएगा तो इसके डायरेक्शन को चाहिए करंट का चेंज करना, नहीं तो क्या होगा, मोटर जो है यहाँ से आके फिर पुनः उल्टा जाएगा, फिर ऐसे पेंडुलम ऐसा हो जाएगा। तो डायरेक्शन करंट का हमेशा सेम रहे, जिसके कारण रोटेशन कंटिन्यूस होता रहे, उसका ये काम करता है। तो ये पूछता है CBSE एग्जाम में, कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है। कम्यूटेटर का फंक्शन है, स्प्लिटेड रिंग है, और ये जो है कि ये डायरेक्शन को जो है इलेक्ट्रिक डायरेक्शन को चेंज करता है हाफ रोटेशन के बाद। आधा रोटेशन जब हो जाता है उसके बाद, आधा रोटेशन क्या हो, जब ये घूम के ऐसे आएगा पलटेगा तो आधा रोटेशन हुआ, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पर देखिए, अब समझिए, यहाँ बैटरी जब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ करंट ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, पुनः इसमें होते हुए इसमें आ जाएगा, लौट जाएगा। तो अब देखिए कैसे ये रोटेशन होता है। अभी हम पढ़ाएँ फोर्स, इसीलिए पढ़ाएँ टॉर्क को बताए। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है, अब करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जानते हैं कि नॉर्थ से साउथ के तरफ जाता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो ये ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो बी का डायरेक्शन किधर हुआ, इधर हुआ, और आई का डायरेक्शन किधर हो रहा है, इधर। दोनों के बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री। अभी हम बताएं एफ जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है, ILB साइन थीटा। थीटा यहाँ 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया, दोनों के बीच क्या होगा एंगल, आई करंट और ये दोनों के बीच के 90 डिग्री होते हैं, ये होगा ILB, ठीक है, ये ILB लगेगा। और वो करंट जब यहाँ से यहाँ से आएगा, यहाँ भी लगेगा ILB। यहाँ भी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के बीच 90 डिग्री है, तो यहाँ भी लगेगा ILB,
अभी एकदम हॉरिजॉन्टल है, यूँ रखा हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में ये आर्मेचर रखा हुआ है, समझ गए ना। तो ये एंगल क्या हुआ, ये हो गया। तो अब देखिए अब क्या हो गया, तो ये जब ये रोटेट कर, ये करंट जाएगा तो ये किधर जाएगा, ये किधर रोटेट करेगा। तो आई एल भी ये जो लगेगा ए बी पर, ए बी पर किधर लगेगा, ये ए बी देखिए, ए बी पर किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, ऐसे लगेगा। ए बी है, बी ऊपर ना दिए, हाँ ए बी, ये बी है, ए है, तो ये लगेगा डाउनवर्ड नीचे में। तो ये क्या होगा, ऐसे ना घुमाएगा, और वो क्या लगेगा उधर अपवर्ड लगेगा। क्यों लगेगा, इसका करंट का डायरेक्शन इधर है, अब मैग्नेटिक फील्ड का उधर डायरेक्शन है, समझे। तो अब ये थंब रूल से देखिए, ये थंब रूल बता रहे हैं, ये क्या होगा, ये देखिए ऐसे दे रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, तो हमारा ऐसे होगा, ये हाथ ऐसे करेंगे, ये हो गया किसका डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन करंट का हुआ, तो फोर्स का क्या हुआ, इनटू द प्लेन हो गया। ये भी, तो ये इसको नीचे दाबेगा, उसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे आ रहा है, देख रहे हैं ना, करंट ऐसे आ रहा है, सॉरी ये ऐसे है, तो ये क्या है, ये ऐसे है, तो फोर्स किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। इसको इधर लगाइए, ये थंब रूल नहीं दे तो स्क्रू रूल देखिए, स्क्रू रूल से देखिए, थंब रूल में गड़बड़ाते हैं तो स्क्रू रूल देखिए, आई जा रहा है इधर, यहाँ आई जा रहा है इधर, तो ये क्या हो रहा है, आई एल बी होगा। अभी हम बताए हैं आई एल पहले लेना है और बी लेना है, आई से बी की तरफ जाना है। तो आई से बी की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ, ये रोटेशन होगा, कौन, क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज जब रोटेशन होगा, इसको देखिए, ये ऐसे जाएगा तो क्या होगा, अंदर घुसेगा, इसको देखो अंदर घुसेगा तो क्या हुआ, ये नीचे लगेगा इस पर, इसके प्लेन के, इसका जो डायरेक्शन उसके नीचे लगेगा। अब समझ गए, तो ये नीचे लगेगा, अब वो क्या लगेगा, ये आई आ रहा है इधर, तो ये क्या है, ये यहाँ बी ऐसे है जा रहा है, और ये ऐसे है, तो क्या होगा, इसका रोटेशन क्या है, उल्टा हो जाएगा। आई से हम जाएंगे बी की तरफ, तो बी इधर हुआ, आई इधर हुआ, तो ये रोटेशन क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये क्या बाहर निकला, तो ये फोर्स क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। तो ये कपुल बना कि नहीं, ये आर्मेचर पर क्या हुआ, एक नीचे लग रहा है, एक ऊपर है, फोर्स दोनों क्या है, आई एल बी के बराबर होगा। तो ये रोटेट करेगा, ये यूँ नचाएगा, ये नीचे से जाएगा और वो ऊपर जाएगा, तो ये नाचेगा, एंटी क्लॉकवाइज नाचेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज नाचेगा तो जब ये यहाँ बीच में आएगा, कन्फ्यूजन होगा कि बीच में आएगा क्या करें, तो बीच में आएगा तो क्या होगा, ये उस पर क्या अभी लग रहा है, इस पर BC पर करंट जा रहा है, ये BC पर करंट जा रहा है, तो I और B का डायरेक्शन सेम है, I और B का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। तो ये इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब समझ गए ना, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये जब तिरछा होगा, उठेगा, तो कहिएगा तो अब तो एंगल हो गया। तो अब जो एंगल होगा, तो ये फोर्स एक उधर लगेगा, एक इधर, इस पर इधर लगेगा, जिसके कारण क्या सेंटर पर लगेगा, इसके कारण इस पर टॉर्क नहीं होगा, समझ गए। तो इसको भूल जाइए। तो अब जब उलट के यहाँ हाफ एंगल आएगा, जब हाफ एंगल ये आ जाएगा, अगर ये कम्यूटेटर नहीं रहता तब क्या होता, तो फिर करंट इससे भी वैसे जाने लगता। तो क्या होता, ये अगर ये नहीं रहता तो ये चीज़ में क्या करंट फिर इसी तरह जाता। तो ये क्या है, ये कम्यूटेटर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, समझे। कम्यूटेटर क्या है, उसके डायरेक्शन को बदल देता है, जिससे करंट जिससे जा रहा है उसी तरह रोटेशन होगा। अब समझे कि नहीं उनको। तो देखिए अब क्या होता, अगर ये आता तो ये निगेटिव से जुटा हुआ है, तो ये चीज़ निगेटिव में आ जाता, ये आ जाता निगेटिव। क्या होता है, ये कार्बन ब्रश यहाँ है, ये कार्बन ब्रश इसी से जुटा हो, इसका क्या फंक्शन है कि बैटरी से इसका कनेक्शन मेंटेन रखता है, करंट फ्लो कराता है आर्मेचर के द्वारा। तो अब क्या होगा, ये घूम के जब आएगा तो ये बदल जाएगा, B1 यहाँ आ जाएगा, अब B2 वहाँ चला जाएगा। ये B1 B2 वहीं रहेगा, सॉरी B1 B2 तो वहीं रहेगा। ये जो कार्बन ब्रश है, इसका काम है केवल
कि इसको बैटरी से इसका कनेक्शन तार से करते हुए आर्मेचर में करंट का फ्लो मेंटेन रखे। तो अब जब ये उल्टेगा तो क्या होगा, ये चीज़ इधर आ जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। बी जो है सी यहाँ यहाँ था, पहले बी सी था, यहाँ बी और सी था, यहाँ ए और डी था। अब क्या आ जाएगा, सी यहाँ जाएगा, बी वहाँ जाएगा। तो क्या होगा, ये चीज़ बदल के यहाँ आ गया। ये ब्रश यहाँ जुटा हुआ है, ब्रश यहाँ ही जुटा हुआ है। नहीं अगर ये रहता, ये स्प्लिटर नहीं रिंग रहता तो क्या होता, तो इस पर ये फोर्स क्या उल्टे ऊपर लगते रहता, इस पर ये नेगेटिव से जुटा रहता है ये, तो ये फिर पॉजिटिव से जुट गया। ये चीज़ पॉजिटिव से इसका कनेक्शन हो गया, यहाँ पॉजिटिव से कनेक्शन है, तो ये पॉजिटिव से कनेक्शन रहा। जैसे पहला वायर का था पॉजिटिव से, तो ये घूम के यहाँ आ गया, कार्बन ब्रश से यहाँ जुटा हुआ है, समझें। तो इसका पॉजिटिव से कनेक्शन बन गया, नहीं तो निगेटिव से जुटा हुआ रहता तो क्या होता, करंट जो है ये उल्टा फ्लो होने लगता। उल्टा फ्लो होता तो क्या होता, जैसे ये सी में जैसे जा रहा है तो इसमें क्या होता, करंट ऐसे आता। अगर उस ये नहीं स्प्लिटेड रहता तो ये करंट ऐसे न जाकर ऐसे आता, तब क्या होता, ये उल्टा होता, फिर उन्हें वापस जाने लगता। तो इसका काम है कि ये करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। करंट के डायरेक्शन को क्या कर दिया, बदल दिया। इसके डायरेक्शन पहले था इस तरफ था, इसके डायरेक्शन को पुनः उधर कर दिया। इसका ब्रशेस का यूज यही हुआ कि जो डायरेक्शन इसका पहले था करंट का, इसमें ऐसे था नीचे, तो अब उसको उल्टा कर दिया, जिससे क्या हो, रोटेशन कंटिन्यू रहे। तो कार्बन ब्रशेस के बारे में पूछता है कि क्या काम, उसका काम क्या है कि बैटरी से कनेक्शन रखता है और कार्बन ये करंट को फ्लो कराने में आर्मेचर में सहयोग करता है। और इसका काम क्या है, ये स्प्लिटेड रिंग का जिसको कम्यूटेटर बोलते हैं, इसका काम यही है कि ये जो कार्बन ये जो है करंट के डायरेक्शन को चेंज कर रिवर्स करता है। हाफ रोटेशन, आधा रोटेशन के बाद क्या होता है, डायरेक्शन को बदलता है। हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन क्या है, उसका होना चाहिए था नीचे, तो ये फिर पुनः ऊंचा ही कर देता है, जिसके रोटेशन कंटिन्यू रहता है। यही पूछता है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह ये फंक्शन करता है। और इसका क्या है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदला जाता है डीसी मोटर से, और उससे पंखा चलता है। देखिए वो पंखा लगा दीजिए, चलेगा मोटर में। इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए यहाँ से बैटरी से, उसको कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में। हमको लगता है समझ गए होंगे। केवल इसका वो जो लोटा ऐसा बना हुआ है स्प्लिटेड, वो आके ब्रश जो है यहाँ ये घूम के यहाँ आ जाता है और ब्रश इसमें सट जाता है। इसमें बस काम है, ये ब्रश इसमें सटा तो इसका काम है इधर से इधर ऐसे ले जाना करंट, तो वो काम इसमें भी होने लगता है। नहीं तो क्या होता, अगर ये कंटिन्यू घूमता तब तो फिर करंट क्या हो, इसी डायरेक्शन में आता, जिससे क्या हो, फिर पुनः लौट जाता। इसलिए इसका काम यही है। चलिए ओके, थैंक यू। ठीक समझा तुम जी? नहीं तुम